नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे सांसद पप्पू यादव के बिस्तर वाले बयान की, पहलगाम हमले के पूरे हुए 1 साल की और खरगे के मोदी पर दिए विवादित बयान की, और आखिर में बात करेंगे उस जहरीली साजिश की जो आपकी आस्था के नाम पर चांदी के भेष में मौत परोस रही है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरे फाइटर जेट, भारतीय वायुसेना ने दुनिया को दिखाई ताकत। 3 हफ्ते में ही कैप्शन के आरोप, नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने दिया इस्तीफा। दिल्ली आते ही नीतीश कुमार ने बनाई जेडीयू की नई टीम, संजय झा समेत कई नेताओं को मिली जगह। ईरान अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की बातचीत, सीजफायर और क्षेत्रीय हालात पर हुई चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी, आज पीड़ितों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पूरे विधि विधान के साथ आज खुले केदारनाथ के धाम कपाट, उमड़ा भक्तों का सैलाब। होमरूज स्टेट में जहाजों पर फायरिंग, 3 कॉमर्शियल जहाजों को बनाया गया निशाना। हर चीज का सही वक्त होता है, भविष्य में भारत की भूमिका संभव, ईरान यूएस मध्यस्थता पर बोले राजनाथ। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, सोना 1700 रुपए सस्ता, चांदी 2,46,000 पर पहुंचा। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 764 अंक गिरा, निफ्टी 202 अंक फिसला। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। सियासत की पिच पर कब कौन सी गेंद नो बॉल हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन बिहार की राजनीति में कद्दावर खिलाड़ी और पूर्णिमा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक ऐसी गुगली फेंकी जिसने पूरे देश की महिला राजनीतिज्ञों के सम्मान को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। संसद से लेकर सड़क तक पप्पू यादव एक ही रट लगाए हुए हैं कि राजनीति के गलियारे बिस्तर के रास्तों से होकर गुजरते हैं। जी हां, उन्होंने दावा किया है कि 90% महिलाएं बिना किसी नेता के कमरे में गए राजनीति में कदम नहीं रख सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने तो सांसदों और नेताओं के मोबाइल फोन तक की जांच की मांग कर डाली है। क्या ये महिलाओं के शोषण के खिलाफ एक क्रांतिकारी आवाज है या फिर महज सुर्खियों में बने रहने के लिए दिया गया एक शर्मनाक बयान? आज इसी सनसनीखेज मुद्दे की एक एक परत खोलेंगे। पूर्णिमा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू और फिर सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में दावों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने सीधे तौर पर महिला आरक्षण बिल और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर प्रहार करते हुए कहा कि भारत से लेकर अमेरिका तक नेताओं की नजरें महिलाओं पर गिद्ध की तरह होती हैं। पप्पू यादव का सबसे विवादित अंश ये था कि 90% महिलाएं किसी न किसी राजनेता के कमरे में गए बिना राजनीति में नहीं रह सकती। ये हर दिन हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज इसके गवाह हैं। सुनिए पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर डेली, हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज। औरत को नोचने की एक नव संस्कृति बन गई। पप्पू यादव ने आगे तंज कसते हुए कहा कि नेता पहले महिलाओं का शोषण करते हैं और फिर संसद में बैठकर महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पप्पू यादव सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं रुके, उन्होंने पुरुष राजनेताओं के चरित्र पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने संसद के भीतर दावा किया था कि 70 से 80% नेता अपने फोन में पोर्न देखते हैं, यानी कि गंदी पिक्चरें देखते हैं। देश के 755 नेताओं पर यौवन शोषण के गंभीर आरोप हैं। 155 नेताओं के खिलाफ तो चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। सुनिए पप्पू यादव ने क्या कुछ और कहा। 755 सांसद पर यौन शोषण का आरोप है। 755, 155 सांसद पर चार्जशीट है लगातार। सर, सबसे ज्यादा
भारत में यदि किसी पर यौन शोषण का आरोप है, पहला नंबर है नेता, तब है बाबा, तब है पदाधिकारी, और हमाम में हम सब लोग नंगे हैं। हर डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन हम लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। सबसे ज्यादा गूगल पर पॉर्न देखने की प्रवृत्ति नेताओं को है, सबसे ज्यादा। महोदय, आपको आश्चर्य होगा, सिनेमा, मीडिया, फैशन, कॉर्पोरेट, कॉस्टिंग कवच, फैशन विजिबिलिटी, लगभग 80% महिलाओं और बेटियों का यौन शोषण दर्ज नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा, मैं अभी पर कल नोएडा में बेटियों के साथ कितनी ज्यादती की गई है, पीटा गया है महोदय। यदि मैं महिलाओं की बात करूंगा तो हमें मणिपुर से शुरू करना पड़ेगा। मणिपुर इस भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का काला अध्याय है। महोदय, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि महोदय याद करिए सूफिया कुरैशी। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव के इस बयान ने बिहार राज्य महिला आयोग के सब्र का बांध तोड़ दिया है। आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सांसद को कड़ा नोटिस थमा दिया है। इस नोटिस के तहत पप्पू यादव को 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है कि उन्होंने इतना घृणित और अपमानजनक बयान क्यों दिया। महिला आयोग ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि क्यों ना उनके इस आचरण के लिए लोकसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की जाए। आयोग ने कहा कि ये बयान न केवल अशोभनीय है बल्कि राजनीति में सक्रिय महिलाओं के सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा को गहरी ठोस भी पहुंचाता है, यानी ठेस भी पहुंचाता है। वहीं पप्पू यादव के इन दावों के बीच सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में पूर्व विधायक और लेखिका रमणिका गुप्ता की आत्मकथा आपधुरी की चर्चा फिर से तेज हो गई है। दरअसल रमणिका गुप्ता ने अपनी किताब में स्वीकार किया था कि राजनीति में सत्ता पाने के लिए पुरुषों को धन श्रम देना पड़ता है तो महिलाओं को अक्सर अपनी देह का सौदा करना पड़ता है। उन्होंने बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ अपने अनुभवों का भी जिक्र किया था। पप्पू यादव शायद इसी तरह के इक्का दुक्का उदाहरणों को आधार बनाकर पूरी महिला जाति पर आपेक्ष लगा रहे हैं, यानी आरोप लगा रहे हैं, जिसे आलोचकों ने तिल का ताड़ बनाना करार दिया है। आपको बता दें, पप्पू यादव जो हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के बाद निर्दलीय जीत कर आए हैं, अब चौतरफा घिर गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनकी अपनी पत्नी जो खुद एक मुखर सांसद है, उनके इस 90% वाले आंकड़े में आती है। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी हस्तियों के संघर्ष को इस तरह के बयानों से कमतर नहीं आंका जा सकता? क्या ये महिला आरक्षण का विरोध करने की एक सोची समझी साजिश है? जाहिर है पप्पू यादव का ये बयान राजनीति के उस गंदे नाले की ओर इशारा जरूर करता है जिसे सब जानते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं। मगर सवाल यह है कि क्या सुधार के नाम पर आधी आबादी के चरित्र पर कीचड़ उछालना जायज है? क्या 90% का आंकड़ा देकर उन्होंने उन लाखों महिलाओं का अपमान नहीं किया जो अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर प्रधान से लेकर सांसद तक बनती हैं? फिलहाल महिला आयोग के नोटिस ने अब पप्पू यादव की मुश्किलें तो बढ़ा ही दी हैं। अब देखना यह भी होगा कि 3 दिनों के भीतर पूर्णिमा के शेर अपनी सफाई में क्या दहाड़ते हैं या फिर इस बार उनके विवादित बोल उनकी सांसदी पर भी भारी पड़ जाते हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। आज तारीख 22 अप्रैल 2026, ठीक 1 साल पहले इसी तारीख को कश्मीर की हसीन वादियों में मौत का ऐसा तांडव हुआ था जिसने पूरे हिंदुस्तान की रूह को कपा दिया था। पहलगाम की वो वैशरन घाटी जिसे दुनिया छोटा स्विट्जरलैंड कहती है, वहां मजहब पूछकर 26 बेगुनाह पर्यटकों को गोली से भून दिया गया था। चीखें फाड़ियों से टकरा रही थीं और पूरा देश गुस्से में उबल रहा था। लेकिन याद रखिएगा, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारना भी जानता है और हिसाब बराबर करना भी। आज हम आपको बताएंगे उस काले दिन की पूरी कहानी, कैसे भारतीय जाबाजों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के जरिए उन दरिंदों को जहन्नुम के रास्ते में पहुंचाया। लहू का हिसाब कैसे लिया गया, आज एक एक जानकारी आपके सामने होगी।
आपको बता दें, बीते साल आज ही के दिन पहलगांव की बैशरन घाटी में सैलानी कुदरत की खूबसूरती निहार रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। लश्कर तैयबा के कायर आतंकियों ने पर्यटकों को घेरा, उनका धर्म पूछा और फिर शुरू हुआ मौत का घिनौना खेल। इस हमले में 26 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी थी। पूरा देश सन्न रह गया था, लेकिन दिल्ली के गलियारों में एक बड़ा फैसला लिया जा चुका था कि न्याय होगा और बहुत जल्द होगा। जहां हमले के तुरंत बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 6 और 7 मई की दरमियान रात को करीब जाबाजों ने सरहद पार पाकिस्तान स्थित 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। ये आतंकियों के आकाओं को पहला कड़ा संदेश था। वहीं पाकिस्तान पर चोट करने के बाद असली चुनौती थी उन 3 हत्यारों को ढूंढना जो घाटी के जंगलों में छिपे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेना के 1 महीने तक पैदल घूमकर शून्य से नीचे के तापमान में सिग्नल कैप्चर करने वाले उपकरणों के जरिए जाल बुना। जहां 22 जुलाई 2025 को श्रीनगर के बाहरी इलाके हरवान के पास लिदवास के घने जंगल की सटीक लोकेशन मिली। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की 4 पैरा ने मोर्चा संभाला। 28 जुलाई की सुबह तक तीनों आतंकी लश्कर कमांडर सुलेमान हमजा अफगानी और जिवरान ढेर हो गए थे। सुलेमान वही मास्टरमाइंड था जिसने पहलगाम और गगनगीर हमलों की साजिश रची थी। फॉरेंसिक जांच में उसकी राइफलों से निकले कारतूस पहलगाम के खाली खोखों से मैच कर रहे थे। सबूत साफ था कि गुनहगारों का अंत हो चुका है। वहीं आज हमले की पहली वर्षी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शहीदों को नमन किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। आतंकियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वहीं भारतीय सेना ने भी ग्राफिक्स जारी कर दुनिया को बता दिया, न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, हमले के 1 साल बाद कश्मीर की तस्वीर बदली है, लेकिन जख्म अभी भी हरे हैं। जी हां, अप्रैल 2025 के उस हमले के बाद कश्मीर का पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ। वो होटल जो कभी फुल रहते थे, उनकी कमाई आज गिरकर 30 से 35% तक सिमट गई है, यानी 65 से 70% की भारी गिरावट। वहीं गिरावट के बावजूद 2025 के पहले 6 महीने में 95 लाख से ज़्यादा घरेलू और करीब 19,000 विदेशी पर्यटक कश्मीर पहुंचे। आंकड़ों के अनुसार साल 2000 से अब तक सुरक्षा बलों ने 13,435 आतंकियों को ढेर किया है। अकेले 2025 में जून तक 46 आतंकी मारे जा चुके हैं। देखा जाए तो पहलगाम की उन पहाड़ियों में आज भी उन 26 मासूमों की यादें बसी हैं जिनके सपने गोलियों से छलनी कर दिए गए थे। लेकिन आज भारत का सीना गर्व से चौड़ा है, क्योंकि हमने अपने नागरिकों के खून की एक एक बूंद का हिसाब कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये उन आतंकियों के कफन था जिन्होंने भारत की संप्रभुता को चुनौती दी थी। कश्मीर आज भी खड़ा है, सैलानियों का इंतजार कर रहा है और हमारी सेना आज भी मुस्तैद है, ताकि कोई और सुलेमान या हमजा फिर कभी किसी मासूम की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। याद रखिएगा, जो भारत को दर्द देगा उसे मिटना ही होगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। बीते 3 दिन लोकतंत्र के मंदिर से लेकर सियासत के मैदान तक एक ऐसा शब्द गूंज रहा है जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक ऐसा शब्द जिसने मर्यादा की हर दीवार को ढा दिया है। जी हां, बीते दिन चेन्नई की तपती धरती से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा शब्द बाण छोड़ा जिसने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बारूद भर दिया। खड़गे ने सरेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी करार दे दिया। जी हां, आपने सही सुना, आतंकवादी। ये वही कांग्रेस है जो मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करती है, लेकिन बीते दिन उसी दुकान से नफरत के ऐसे शोले निकले जिसने दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक सियासी कोहराम मचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है। चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं और संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या खड़गे माफी मांगेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना जायज है? क्या विरोध की राजनीति अब गाली गलौज की संस्कृति में तब्दील हो चुकी है? आइए जानते हैं। आपको बताते चले, मंगलवार का दिन था। चेन्नई की हवाओं में चुनावी तपिश थी।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे माय के सामने थे निशाना तो एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने अपनी जुबान से वो शब्द निकाल दिया जिसने पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया। खड़गे ने तल्ख तेवर में कहा कि एआईएडीएमके मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, वह तो एक आतंकवादी हैं। उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास करती है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. The Congress DMK alliance will continue to deliver welfare, inclusive growth, quality education and accessible health care. वहीं इधर खड़गे के शब्द निकले और उधर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ज्वालामुखी फट गया। भारतीय जनता पार्टी के फाइव ब्रांड प्रवक्ता शहनवाज पूनेवाला ने मोर्चा संभालते हुए इस बयान को संविधान का अपमान करार दिया। पूनेवाला ने तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद को मोहब्बत की दुकान कहती है, लेकिन हकीकत में ये नफरत के भाईजान हैं। सुनिए शहजाद पूनेवाला ने क्या कुछ कहा। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है। खड़गे जी ने पहले भी बीजेपी आरएसएस के लोगों को जहरीला सांप बोला, सनातन विरोधी बयान दिए थे, मारने की बात की थी बीजेपी आरएसएस के लोगों को। अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकी कहा है। इन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जी को किस प्रकार से गालियां दी है, रावण बोला है, और अब देश के प्रधानमंत्री को आतंकी। मतलब अफजल गुरु और याकूब को, नक्सली को तो कांग्रेस पार्टी शहीद बोलती है और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को आतंकी बोलती है। और ये पहली बार ऐसी बयानबाजी नहीं की गई है। 150 से ज्यादा गालियां प्रधानमंत्री मोदी को दी गई है, उनकी माता जी को, उनके समाज को, उनके चाय वाले होने पर। मतलब कि ओबीसी समाज से एक प्रधानमंत्री आते हैं तो उनको मारने की बात है। मोदी की मौत होगी, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी। अब उनकी तुलना आतंकी से, और वो भी उस दिन पर जब हम पहलगाम के विक्टिम्स को याद कर रहे हैं। मतलब कि पहलगाम में जिन्होंने आतंकी हमला किया उनको तो प्रियंका वाड्रा कांग्रेस ने क्लीन चिट दिया कि इनका कोई मजहबी मोटिव नहीं था, परंतु ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाए और देश के प्रधानमंत्री को आतंकी बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मर्सी पिटीशन लिखी अफजल और याकूब के लिए, जिन्होंने कसाब को बचाने की कोशिश की, कहा कि 26/11 हिंदुओं ने किया है। इस्लामिक जिहाद पर लीपापोती और देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पदों को गाली, ये इनकी पहचान। संविधान का अपमान, नफरत के भाईजान, ये नहीं है मोहब्बत की दुकान। वहीं दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सीधे चुनाव आयोग के दरवाजे जा पहुंचा। उन्होंने मांग की कि खड़गे के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि दोबारा कोई देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की सोच भी ना पाए। भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप है कि कांग्रेस को अफजाल और याकूब में तो मासूमियत दिखती है, लेकिन जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री उन्हें आतंकवादी नजर आते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अब तक प्रधानमंत्री को 175 वार गालियां दी जा चुकी हैं, क्योंकि वह पहली बार नहीं है जब खड़गे की जुबान फिसली हो या उन्होंने पीएम मोदी पर तीखे प्रहार किए हों। ये तो एक लंबी फहरिस्त है। जी हां, 2022 में गुजरात की चुनावी रैलियों में जब मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था, तब खड़गे ने पूछा था कि क्या कोई मोदी के रावण की तरह 100 सिर है जो हर चुनाव में उन्हीं का चेहरा दिखाता है। इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू भावनाओं और गुजरात की अस्मिता से जोड़कर देखा था। देखिए रावण वाला ये बयान। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना,
एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? इतना ही नहीं, 2023 के कर्नाटक चुनाव के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप इसे चखेंगे तो मर जाएंगे। बाद में सफाई दी कि उनका इशारा विचारधारा की तरफ था। वहीं अक्टूबर 2024 में कलबुर्गी के में खड़गे ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादियों की पार्टी कह डाला था। देखिए ये वीडियो जिसमें भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी कहा गया। तो जो बुद्धिवादी है प्रोग्रेसिव उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं। आपको बता दें, खड़गे तो सिर्फ इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। इस आग की नींव तो पुरानी है। साल 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर तक कह दिया था। इस एक टिप्पणी ने गुजरात की राजनीति की दिशा बदल दी। भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। वहीं 2019 में राहुल गांधी का यह पूछना कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, उन्हें काफी भारी पड़ा। मानहानि का केस हुआ, संसद की सदस्यता तक खतरे में आ गई और उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। वहीं जब विवाद ने विकराल रूप ले लिया तो खड़गे ने सफाई पेश करने में देर न की। उन्होंने कहा, मेरे कहने का मतलब ये था कि वह लोगों को आतंकित कर रहे हैं। उनके हाथ में ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियां हैं जिनका इस्तेमाल वह डराने के लिए करते हैं। मैंने उन्हें व्यक्तिगत आतंकवादी नहीं कहा। लेकिन कहते हैं ना, सियासत की पिच पर एक बार गेंद फेंक दी जाए तो वह वापस नहीं आती। वहीं अब सवाल है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान को नुकसान पहुंचाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बयान को एक बार फिर चुनावी ढाल बनाकर सहानुभूति की लहर पैदा करेगी। 21 अप्रैल 2026 की ये तारीख भारतीय राजनीति के इतिहास में शब्दों की मर्यादा के पतन के रूप में याद रखी जाएगी। फिलहाल चुनाव आयोग की सख्ती और भारतीय जनता पार्टी के आक्रोश ने यह साफ कर दिया है कि ये लड़ाई अब केवल चुनाव की नहीं बल्कि साख की लड़ाई बन चुकी है। सियासत के इस अखाड़े में अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। सावधान हो जाइए, अगर आप भी माता के दरबार में चांदी का छत्र, पायल या सिक्के चढ़ाने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपकी श्रद्धा के नाम पर बाजार में जहर बेचा जा रहा है। जी हां, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में स्थित पावन माता वैष्णो देवी मंदिर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप सकती है। जिसे आप चांदी समझकर मां के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, वो असल में जानलेवा कैडमियम और लोहे का मिश्रण निकला। आस्था के नाम पर हुए इस महा घोटाले ने न केवल साइन बोर्ड की तिजोरी को चपत लगाई बल्कि भक्तों की सेहत को भी दांव पर लगा दिया। दरअसल श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने बरसों से जमा हुए करीब 20 टन चढ़ावे को शुद्धिकरण के लिए दिल्ली की सरकारी टकसाल भेजा था। बोर्ड को उम्मीद थी कि इस विशाल भंडार से कम 500 से 550 करोड़ रुपए के मूल्य की शुद्ध चांदी निकलेगी। लेकिन जब लैब में जांच हुई तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शुद्ध चांदी मात्र 30 करोड़ रुपए की निकली, यानी उम्मीद से 95% कम। जांच गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब 70 किलो सामग्री का एक बैच टेस्ट किया गया तो उसमें सिर्फ 3 किलो असली चांदी बरामद हुई। बाकी का 67 किलो हिस्सा लोहा, तांबा और जानलेवा कैडमियम था। वहीं इस मिलावट में सबसे डरावना पहलू है कैडमियम। ये एक अत्यंत जहरीला धातु है। टकसाल के कर्मचारियों के लिए इसे पिघलाना जान जोखिम में डालने जैसा था। इसे गर्म करने पर जो धुआं निकलता है वह फेफड़ों को छलनी कर सकता है और किडनी को हमेशा हमेशा के लिए खराब कर सकता है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से कैंसर जैसी घातक बीमारी का खतरा रहता है। आपको बता दें, श्रद्धालु कटरा से बाजारों से
बड़ी श्रद्धा के साथ चांदी के छत्र, मुकुट, पायल और सिक्के खरीदते हैं। दुकानदार उन्हें चांदी के भाव पर ये सामान बेचते हैं, जबकि इनमें चांदी की मात्रा 5 से भी 6% होती है, यानी 5 से 6% होती है। देखने में ये हूबहू चांदी जैसे चमकते हैं, जिसे आम भक्त धोखा खा जाता है। वहीं ये मामला उजागर करता है कि कटरा और आसपास के इलाके में चांदी के नाम पर नकली धातु बेचने वाला एक बहुत बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है। दुकानदार जानते हैं कि भक्त सामान खरीद कर मंदिर में चढ़ा देगा, वह उसे घर ले जाकर चेक नहीं कराएगा। इसी का फायदा उठाकर करोड़ों की चपत लगाई जा रही थी। ऐसे में ये केवल मिलावट नहीं बल्कि अपराध है, जिससे कैडमियम पर उपभोक्ता उत्पादों में प्रतिबंध है। इसे खुलेआम चांदी में मिलाकर बेचा जा रहा है। ये सीधे तौर पर भक्तों के जीवन से खिलवाड़ है। वहीं अब उन दुकानदारों और सप्लायर्स की पहचान होनी चाहिए जो माता के भक्तों को ठग रहे थे। अगर आज कार्रवाई नहीं हुई तो कल किसी और पवित्र धाम से ऐसी ही डरावनी खबर सामने आ सकती है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कटरा के हर उस शोरूम की जांच हो जहां से ये जहरीला चांदी निकल रहा है। अगर आप भी अगली बार जब माता के दर्शन करने जाएं तो सावधानी जरूर बरतें। याद रखिए, मां आपकी भावना देखती है, मिलावटी धातु नहीं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। देखा जाए तो सियासत की पिच पर फेंकी गई गंदी गुगली को घाटी में आतंकियों का अंत हो गया, या फिर मंदिर में चढ़ावे में मिलावटी चांदी का महापाप। आज की इन खबरों ने साफ कर दिया है कि चाहे राजनीति हो या समाज, मर्यादा और ईमानदारी की आज देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी और कुछ नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।